हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पीसीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें जीएस वर्ल्ड का हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट था, बहुत अच्छे तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ये भी इतिहास का ही है लेकिन मध्यकालीन इतिहास का है। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से बहुत अच्छे से फुल डिटेलिंग के साथ चारों ऑप्शन को कवर करते हुए, इसके बैकग्राउंड को भी कवर करते हुए बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोगों का लगभग पूरा का पूरा मिडिवल हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है और जो भी चीजें एक्स्ट्रा मिले उसको अपने नोटबुक में नोट करना है, ताकि हम लोग अपने आप को अपडेट करते रहें दोस्तों। ठीक है, बहुत जरूरी होता है सिलेक्शन लेने के लिए हम लोगों का अपडेशन दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित जो जो उसने योजनाएं चलाई थी और उनका कालक्रम करना है दोस्तों। ठीक है, इसको भी दोस्तों हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर लिया। आरओ को प्रैक्टिस सेट में ये सब चीजें सॉल्व कर ली हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मस्ट है आरओ का प्रैक्टिस सेट भी जाकर के जीएस का देखना, क्योंकि उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, वो भी पीसीएस में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को चीजें बार बार रिवाइज होंगी। ठीक है, ये नहीं कि आरओ का प्रैक्टिस सेट है तो आप पीसीएस में क्यों देखेंगे उसको, नहीं, देखना जरूरी है। ठीक है, तो दोआब में कर वृद्धि, दोआब में इस और राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान, इसके संबंध में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताए थे। जहां तक आप लोग क्रिकेट मैच तो जरूर देखते होंगे, हम लोग बताए थे डीआरएस खूंखार। ठीक है, तो डीआरएस क्या है? डीआरएस मतलब एक नियम होता है कि नहीं? मतलब कोई भी टीम ले सकती है, कैप्टन ले सकता है। तो डीआरएस कैसा नियम है? खूंखार नियम है। तो डी से क्या हो जाता है? डी से हो गया दोआब में कर वृद्धि। तो सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि आई। अगर हमको समय ना भी पता हो कि 1325-26 में आया था, तो भी हम अंदाजा लगा लेंगे कि यही पहले आया था। उसके बाद आर से क्या हो जाएगा? राजधानी परिवर्तन। दूसरा काम क्या किया था उसने? राजधानी परिवर्तन। तो 1326 में हो जाएगा इसका। ठीक है, समय मिला लेंगे, कौन सा समय पहले कौन सा बाद में है। फिर एस से सांकेतिक मुद्रा प्रणाली, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था उसने 1328-29 में। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद खूंखार, खूं से क्या हो जाता है? खुरासान। ठीक है, के एच से खुरासान हो जाता है। ठीक, खुरासान अभियान 1330-31 में। उसके बाद खार मतलब का से कराचिल अभियान आ जाता है एक दोस्तों। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हम लोग। कराचिल अभियान 1331-32 में आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या इसका आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 दोस्तों। कितना आसान था याद करना। ठीक, तो दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की थी। सही बात है ये। प्रथम अनाज का बाजार, द्वितीय कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, और तीसरा घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार था। ये भी सही स्टेटमेंट है। जो अनाजों का बाजार था उसको कहा जाता था शहना ए मंडी। मंडी लगती है ना हम लोगों के यहाँ, तो शहना ए मंडी इसको कहा जाता था। ठीक है, और द्वितीय कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार था, इसको कहा जाता था सराय ए आदिल। ठीक है, ये ध्यान देना, सराय ए आदिल कहा जाता था। ठीक, तीसरा घोड़े और मवेशियों का बाजार था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। खिलजी ने हिंदुओं पर भूमि कर, खराज, चारागाह कर, चरह और चुनाव कर, जजिया एवं घर कर, घरी आदि को लागू किया था। ये भी सही स्टेटमेंट है। और इसके संबंध में हमने एक शॉर्ट्स बनाया था, खराज, जजिया, जकात, खुम्स, उस्र क्या होता है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा, मत देखिएगा, अभी फिर बता देंगे उसको। ठीक है, भारत देश की, ये भी स्टेटमेंट सही, भारत देश की राजधानी दिल्ली में महरौली नामक जगह पर कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र बनाई गई है। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी सभी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा राजस्व कर के बारे में देख लेते हैं, जो मध्यकालीन भारत में लागू किए गए थे। कुछ 5 प्रकार के करों को ध्यान देखना। उश्र, खराज, जकात, जजिया और खुम्स कर। ठीक है, खुम्स सबसे पहले देखते हैं। खुम्स क्या था? युद्ध से प्राप्त जो धन लिए जाते थे उसको खुम्स कहा जाता था। ठीक है, इसमें क्या था? 4/5 भाग क्या होता था? सैनिकों में बांट दिया जाता था, और 1/5 भाग पर सुल्तान का अधिकार था। लेकिन इसका पालन सिर्फ फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और सभी ने क्या कर दिया था? 4/5 भाग अपने पास रख लिए थे और 1/5 भाग सुल्तानों को दे दिए थे। ठीक है, और जजिया और जकात ध्यान देना है, दोनों क्या थे? दोनों धार्मिक कर थे, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर क्या था? जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था और जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। 40वां हिस्सा था, मतलब 2.5% था। ठीक है, ध्यान देना है। उश्र और खराज दोनों भूमि कर थे, लेकिन उश्र जो था वो मुसलमानों से लिया जाता था और खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, तीसरा है
शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो भूमि राजस्व का दर दोस्तों शिवाजी के समय में 1/3 भाग था। ठीक है, जो दक्षिण में, शिवाजी दक्षिण भारत में थे, दक्षिण और पश्चिम भारत में कह सकते हैं, तो जो दक्षिण में प्रचलित मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था थी उसको आदर्श मान करके इन्होंने अपना भू राजस्व निश्चित किया था और उपज का कितना था? 1/3 भाग था। ठीक है, और सैनिक व्यय बढ़ने के कारण बाद में जो सैनिक व्यय बढ़ गया तो उसको जो है 1/3 भाग से 2/5 कर दिया गया, मतलब 40% कर दिया गया था। ठीक है, फोर्थ है, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। औपचारिक रूप से ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा, यह भी सही है। और ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए थे, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? इसका भी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। और हम लोग देखते थे कि जो गोरी था उसके सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र अंकन था और अकबर के सिक्कों पर सीताराम का अंकन था। ठीक है, सीताराम के चित्रों का अंकन था, हम लोग पहले प्रैक्टिस में पढ़ चुके। पांचवा, मलिक काफूर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मलिक काफूर को ताज अल दिन इज अलदा के नाम से भी जाना जाता था। बहुत मतलब सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खान, अलाउद्दीन खिलजी का जनरल जो था वो नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दिनार का भुगतान किया था। सही स्टेटमेंट है, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, यह भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, मलिक काफूर मूल रूप से एक हिंदू गुलाम था, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो सभी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। और हमको ध्यान देना है जो अलाउद्दीन खिलजी का जो भारत पर विजय था, 1301 में रणथंबोर को जीता था, 1303 में चित्तौड़ को जीता था, 1310 में दोस्तों द्वार समुद्र पर आक्रमण हुआ था, होयसल के जो द्वार समुद्र थे उनको जीता था। उसके बाद मदुरै को जीता था दोस्तों। मदुरै में मलिक काफूर ने जो है दक्षिण भारत का अभियान किया था, मदुरै को जीत करके वहां पर मस्जिद बनाई थी। उसका जो रामेश्वरम है, जो हिंदुओं का जो मुख्य स्थान है, रामेश्वरम को भी जीत करके वहां पर इसने मस्जिद बनाई थी। ये सब चीजें हमको ध्यान देनी है। सिक्स्थ है, आल्हा उदल के संबंध में निम्नलिखित कथन को पहचानना है और बताना कौन सा असत्य है। आल्हा उदल 2 सेना नायक थे, सही है, एक आल्हा थे एक उदल थे। ठीक है, आल्हा उदल बाबर के दरबार में रहते थे, ये गलत है। आल्हा उदल दोस्तों परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। किसके? परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो यही असत्य है और यही इसका आंसर हो जाएगा। आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी, सही स्टेटमेंट है। मतलब परमर्दी देव के शासनकाल में थे, परमर्दी देव के सेना नायक थे। परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज तृतीय के बीच में युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के विपरीत लड़ रहे थे और ये मारे गए थे। ठीक है, कौन? आल्हा उदल। आल्हा उदल का जन्म बुंदेलखंड के महोबा में हुआ था, यह भी सही स्टेटमेंट है। ठीक, ध्यान देना है। सेवेंथ है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, शासक और उनसे संबंध क्या थे। ठीक है, तुर्क ए चहलगानी का गठन, चहलगानी इल्तुतमिश ने गठन किया था। शासन प्रशासन को सही से संचालित करने के लिए 40 सरदारों का एक दल गठित किया था जिसको तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था। सैन्य विभाग दीवाने आर्ज या दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। हम लोग देखते हैं बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई थी, तो इसके लिए सेनाएं आवश्यक हो गई थी। तो दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। अलाउद्दीन के द्वारा दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की थी, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। और स्वयं को खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी ने, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो इसका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। और मुबारक खिलजी के बाद बारे में दोस्तों पता है, मुबारक खिलजी को पुरुषों और नग्न स्त्रियों का जो है संगत पसंद थी इसको। और जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि कभी कभी जो मुबारक खिलजी होता था ये दरबार में नग्न अवस्था में दौड़ा करता था दोस्तों। ठीक है, इसके भी शौक थोड़ा सा अजीब प्रकार। ठीक, 8th क्वेश्चन देखना है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में, और इसने उपाधि कौन सी ग्रहण की थी? उपाधि खलीफा की ग्रहण की थी, है कि नहीं? ध्यान देना है। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए शाहना ए मंडी थी ना बाजारों में, ठीक है, बाजार प्रणाली के लिए शाहना ए मंडी, बाजार को शाहना ए मंडी कहा जाता था। तो उसको सख्ती से नियंत्रित करने के लिए शाहना नामक एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में बाजार रखा, सही स्टेटमेंट है। अलाउद्दीन खिलजी को रणथंबोर की घेराबंदी के दौरान 3 बार हार का सामना करना पड़ा था। 1301 में रणथंबोर पर घेराबंदी करने के चक्कर में इसको 3 बार हार का सामना करना पड़ा था, सही स्टेटमेंट है। अलाउद्दीन ने खुद को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के रूप में दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया था, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। और जैसे हम लोग देखते हैं ना शाहना दोस्तों, शाहना क्या था? ये शाहना क्या था? दरोगा था।
जो देखता था, जो बाजार की देख रेख करता था, दरोगा था। और शाहना के बाद एक अधिकारी आता था, उसको कहते थे बरीद। बरीद का मतलब होता है गुप्तचर। बरीद गुप्तचर था, और गुप्तचर क्या करता था, शाहना को नियंत्रण में रखता था, ठीक है। और मुहनयान था एक दोस्तों, मुहनयान था, ये बरीद की देखरेख करता था, ठीक है। और मुहनयान जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी का मतलब शासक का जो निजी गुप्तचर हुआ करता था, मुहनयान, ठीक है, ध्यान देना है। 9th है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने विजयनगर शासकों के द्वारा मनाए जाने वाले महानवमी त्योहार के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। तो महानवमी त्योहार के बारे में लिखा है डोमिंगो पायस ने दोस्तों, ठीक है। विजयनगर में आने वाले जो प्रमुख विदेशी आते थे, इसको भी कई बार बता चुके हैं। तो निकोलो कोंटी था, इटली का था, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। किसके शासनकाल में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल, ठीक है। सन नहीं याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा इसमें। अब्दुल रजाक फारस से आया हुआ था, मतलब ईरान से आया हुआ था, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। हमको पहले और दूसरे में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखना है। नूनिज पुर्तगाली था, मतलब इसके बाद जो तीनों थे ये पुर्तगाली थे, ठीक है। नूनिज आया था अच्युत राय के शासनकाल में, उसका डोमिंगो पायस और बारबोसा आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में, ठीक है। और इसके पहले जो हम लोग देख लेते हैं, राजस्व विभाग से संबंधित था, जो विभाग थे और कुछ सुल्तानों के द्वारा बनाए गए विभाग थे। दीवाने मुस्त खराज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बनाया गया था, एक वित्त विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसको कैसे याद कर लेना कि ये वित्त विभाग था या राजस्व विभाग था, ये खराज में लास्ट में राज आ रहा है, तो राज से हम लोग राजस्व रिलेट कर सकते हैं। इतने सारे विभाग है, कहीं ना कहीं रिलेट करके हमको याद करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टिकलम लगा के, ठीक है। अगर खुद से याद हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है, कुछ में कंफ्यूजन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत टिकलम लगाना पड़ेगा। तो खराज वित्त विभाग था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्थापित किया था। दीवान कोही, का से कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अब हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक कृषि से संबंधित बहुत सारे परिवर्तन करने का प्रयास किया था, दोआब में कर वृद्धि किया था, किसानों को ऋण देने की शुरुआत की थी, निवेश से संबंधित इसने प्रावधान करने शुरू किए थे, है कि नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस संबंध में कृषि के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की। और का से कृषि और का से कोही मतलब दीवाने कोही, ठीक। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, अभी बताए थे बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो इसके लिए जो है विरोधियों का दमन करना काफी आवश्यक था, इसलिए इसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी, तो दीवाने आरिज हो गया। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इश्तहाग, ये सब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने बंदगान मतलब जो बंदी होते थे, दास होते थे, उनके लिए लाया गया था ये, ठीक है। उनके उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके देख रेख के लिए, उनके मानवाधिकारों के लिए भी कह सकते हैं लाया गया था, ठीक है। दीवाने खैरात, हम लोग कहते हैं खैरात बांटो, दान विभाग की स्थापना की थी, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और दारुल शफा, दारुल शफा क्या था, अस्पताल था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवाने इश्तहाक पेंशन विभाग था, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में की गई थी दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। 10th है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिरों को तोड़कर जिन मस्जिदों का निर्माण करवाया था, पहली मस्जिद दिल्ली में स्थित थी जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, ठीक है, सही बात है, सही स्टेटमेंट है। दूसरी मस्जिद अजमेर में स्थित थी जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता था, यह भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और तीसरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई थी, जिसका अर्थ है लाखों का दान करने वाला, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो उपर्युक्त सभी कथन इसमें सत्य हो जाएंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, सल्तनत काल के तकनीकी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सल्तनत काल में जो तकनीकीगत विकास हुए थे, ठीक, सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक का विकास हुआ, जिसे सकिया या रहट कहा जाता था। रहट सिंचाई का साधन था, इंपॉर्टेंट है और सरल भी है और ध्यान में रखने वाली चीज भी है, ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। घोड़ों के पैर में लगाने जाने वाला नाल भी तुर्कों के आगमन से प्रयोग हुआ, ये भी सत्य स्टेटमेंट। इसके पहले मतलब घोड़े बिना नाल के दौड़ते थे, है कि नहीं। स्थापत्य में चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग सल्तनत काल में होने लगा, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका भी कह रहा कि तो उपयुक्त सभी इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। 12th है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शासक बनने के बाद उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था, यह भी सही बात है, जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था। और उड़ीसा में ज्वाला देवी का मंदिर था, ठीक है, ज्वाला देवी का मंदिर, वह है ज्वाला देवी का मंदिर, इसको भी इसने नष्ट किया था, ठीक है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, सही है, इसीलिए इसने दीवाने बंदगान नामक विभाग का भी गठन किया था, सही है। वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक बना था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मतलब उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। 13वां है, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक,
मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित व्यक्ति था, परंतु उसको पागल बादशाह भी कहते थे। सही स्टेटमेंट है, ठीक है। पागल बादशाह इसलिए कहते थे क्योंकि उसने जो डीआरएस खूंखार वाले सारे जो चलाए थे ना, दुआब में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली, खुरासान अभियान, कराची अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट अभियान थे इसके सारे ये सब, लेकिन विफल हो गए थे सारे, ठीक है। इसीलिए इसको पागल बादशाह भी कहा जाता है। उसने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक विभाग की स्थापना की, कितनी बार आ चुका है, ये भी सही स्टेटमेंट है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा, परंतु 1335 में वह अपनी राजधानी को दिल्ली वापस फिर से ले आया था, है कि नहीं? तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दौलताबाद इसने राजधानी परिवर्तन किया था। अच्छा, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी पहले था, इसने दिल्ली से राजधानी देवगिरी लाई और उसका नाम बदल के दौलताबाद रख दिया। अभी महाराष्ट्र में नया कानून पारित हुआ है, तो उस दौलताबाद का नाम फिर से रखा गया है, क्या? देवगिरी रखा गया है, ठीक है। कि मतलब उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा, ठीक। 14th है, अच्छा, और अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये सबसे उदार सुल्तानों में से एक था, ठीक है। और इसमें एक जैन मुनि, इसके शासनकाल में एक जैन मुनि को संरक्षण प्रदान किया गया था, जिन प्रभा सूरी नाम था, ठीक है। क्या नाम था? जिन प्रभा सूरी। और ये उदार शासक था, होली वगैरह सब खेलता था। आजकल हम लोग देखते हैं मुसलमान लोग जो होता है वो होली नहीं खेलते, मतलब अगर उन पर रंग भी चढ़ जाता है, होली का रंग पड़ जाता है, तो बहुत कभी कभी दंगे हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है मुसलमान शासक था, सबसे पढ़ा लिखा था, सबसे शिक्षित युवक था, व्यक्ति था। उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको ना हिंदू धर्म के त्योहारों से कोई मतलब होगा, ना हिंदुओं को मुसलमान धर्म से कोई त्योहारों से कोई मतलब होगा। मतलब दोनों आपस में गंगा जमुनी तहजीब के रूप में सारे त्योहार मनाएंगे दोस्तों, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। और ये क्या था? गोमठ को दान देता था लोग, गाय और मठों को दान देता था, है कि नहीं? ऐसे मठ जो गायों के लिए बनाए गए थे उसमें दान देता था। आज अगर कोई दान दे देता है तो जो कट्टरपंथी मुस्लिम मौलवी होते हैं उनके खिलाफ क्या जारी हो जाता है? फतवा जारी हो जाता है कि नहीं? अगर कोई संस्कृत का कोई बालिका श्लोक पढ़ती है या संस्कृत में कोई श्लोक में विजेता होती है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है कि नहीं? 3-4 साल पहले का ये केस है कि नहीं? तो ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक। और ये मंदिर भी जाता था। आज मंदिर कोई मुसलमान चला जाए, देखो पूरा समाज उसका विरोध करने लगेगा, है कि नहीं? उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और ये देखना, अलाउद्दीन खिलजी जो है धर्म, वंश, नस्ल आदि की श्रेष्ठता पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता था, ठीक है। ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये बात है। अलाउद्दीन खिलजी भी थोड़ा सा मतलब प्रगतिवादी विचार का था, हालांकि राजनीतिक कट्टरता वो अलग बात हो गई। और ये सब चीजें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है, ठीक है। ये सारी चीजें सामंतवादी युग में अर्थव्यवस्था संबंधी निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। सामंतवादी युग में शाही एवं सामुदायिक स्वामित्व की जगह भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हो रहा था। यह भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि सामंतवादी शासक में क्या होता है कि विकेंद्रीकरण होता है चीजों का, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व जहां विकेंद्रीकरण आएगा, मतलब संपत्तियों का बंटवारा नीचे कुल के लोगों को, नीचे के लोगों को होता चला जाएगा। तो इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व का भी विकास हो रहा था, सही बात है। और उप सामंतीकरण बेदखली और अपारंपरिक करों के आरोपण तथा बधुआ मजदूरी के माध्यम से कृषकों की पराधीनता का अभाव हुआ। यह भी सही स्टेटमेंट। जब व्यक्तिगत स्वामित्व बढ़ने लगा तो दासों की व्यवस्था भी और जटिल होती गई, कृषकों की व्यवस्था भी और जटिल होती गई। ये भी सत्य स्टेटमेंट है। व्यापार और दस्तकारी से अर्जित आय का दान अधिकारियों के लिए रूपांतरण किया जाता था। यह भी सही बात है। तो सत्य स्टेटमेंट कौन से हैं? तीनों सत्य हैं, ठीक है। 15वां है, मिलान करना है। कौन सा यात्री किसके काल में आया था? मार्को पोलो दोस्तों, मतलब कौन सा यात्री किस देश से संबंधित था? तो मार्को पोलो इटली से संबंधित था, ये सत्य स्टेटमेंट है। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, है कि नहीं? ये भी सत्य स्टेटमेंट है। और मोरक्को का था निवासी, ठीक। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। अल बरूनी कब आया था? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय में आया था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय में 4 मुख्यतः आए थे। कौन कौन से? अल बरूनी, फिरदौसी, कुतबी और फारूकी आए थे। इन कई बार बता चुके हैं, कम से कम 10 बार ये चीज बता चुके हैं। अल बरूनी ने क्या लिखा था? किताबुल हिंद, है कि नहीं? और उतबी ने क्या लिखा था? किताबुल यामिनी। और फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था। तो ये सब चीजें हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और बर्नियर दोस्तों फ्रांस का था, और बर्नियर आया था औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। ध्यान देना है। तो इसका 1 2 3 4 सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 16th है, 8वीं शताब्दी के मध्य, 8वीं शताब्दी शुरू होती है, मतलब 701 से ले सकते हैं और 799 तक, ठीक है। 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी के मध्य के राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस समय भारत के 3 कोनों में, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो ये भारत है, ठीक। भारत के 3 कोनों में शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ, सही बात है।
ये राजवंश थे। दक्षिण में राष्ट्रकूट, मतलब महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट थे, पूर्व में पाल थे, यहां पर पाल थे, और पश्चिम और उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार यहां पर थे। ठीक है, ध्यान देना। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, कन्नौज यहां पर था, ठीक है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। सही स्टेटमेंट है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, लेकिन अंततः विजय किसको मिलती है? गुर्जर प्रतिहार को मिलती है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार को मिलती है, ये ध्यान देना है। तो इसका सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, 70 तक कन्नौज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभी कन्नौज आ गया। हर्ष के समय में कन्नौज ने उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर का स्थान ग्रहण कर लिया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कन्नौज, है कि नहीं? तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य वह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी था। सही बात है, नदी के किनारे था, व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत अच्छा स्रोत था, कृषि के लिए बहुत अच्छा स्रोत था नदी, है कि नहीं? तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कन्नौज। कन्नौज का क्षेत्र गंगा और यमुना के मध्य स्थित होने के कारण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ उसका क्षेत्र था उस समय। यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 18वां सूची मिलान करना, मुगल बादशाह और उनके मूल नाम। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम दोस्तों मुअज्जम था। यह भी सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, सही है। मोहम्मद शाह रंगीला का जो मूल नाम था वो रोशन अख्तर था। यह भी सत्य स्टेटमेंट है। और आलमगीर दुत्ती का जो वास्तविक नाम था वो अजीजुद्दीन था। तो ये भी सत्य स्टेटमेंट है। और शाह आलम दुत्ती का जो नाम था वो अली गौहर था। ये भी सही है। और शाहजहां दुत्ती आते हैं, एक शाहजहां दुत्ती आते हैं, इनका नाम क्या था? रफी उद्दौला था दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है इनका। तो इस तरीके से इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां है राजा भोज परमार वंश के थे। बताना है इनके बारे में। राजा भोज 2 हुए, एक राजा भोज नाम से 2 राजा हुए, एक राजा भोज ये जो परमार वंश के थे, एक गुर्जर प्रतिहार से मिहिर भोज थे, वो भी आएंगे। ठीक है, तो राजा भोज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा भोज परमार एक पराक्रमी सेना नायक था। लगातार युद्ध द्वारा उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर्याप्त रूप से विस्तृत कर ली थी। सत्य स्टेटमेंट है। उनका साम्राज्य मालवा, खानदेश, बांसवाड़ा, चिली और गोदावरी घाटी का कुछ हिस्सा शामिल था। यह भी सत्य स्टेटमेंट है। उन्होंने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धार को अपनी राजधानी बनाई थी। यह भी सत्य स्टेटमेंट। धार कहां है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका भी उपयुक्त चारों सही हो जाएगा। और जो परमार वंश था दोस्तों, परमार वंश का जो संस्थापक था वो उपेंद्र राज था दोस्तों। ठीक है, कौन था? उपेंद्र राज था। ठीक, 20वां है बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए नवीन पदों में से असत्य बताना है। ठीक है, शहनाई मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था। सत्य स्टेटमेंट कितनी बार आ गया? इसी प्रैक्टिस सेट में कितनी बार आ गया? आप लोग हमसे पूरा प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व किए होंगे, पूरी जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी। यहां तक कि आप कुछ नहीं पढ़े होंगे, जितने हम प्रैक्टिस सेट कराए हैं वही कर लेंगे तो प्री निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इस बात की पूरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा लगभग कवर हो जा रहा है और क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बरीद गुप्तचर होता था, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। यह सत्य स्टेटमेंट है। और मुन हियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो असत्य पूछा तो कोई भी असत्य नहीं, मतलब सभी सत्य स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन सही। 21वां है दोस्तों, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो गोल गुंबज का निर्माण दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह दुत्ती के द्वारा करवाया गया था। और जो मरमर विधि से जो गोल गुंबज था, ये बीजापुर का गोल गुंबज था। ठीक है, ध्यान देना, बीजापुर का गोल गुंबज दोस्तों एक आता है। और बीजापुर के जो गोल गुंबज का निर्माण कराता है अली आदिल शाह दुत्ती के द्वारा कराया गया था। और ये जो बीजापुर का जो गोल गुंबज था, ये कहां पर था? ये कर्नाटक में था दोस्तों। ठीक है, 22वां है चंदेल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। चंदेल वंश, ठीक है, प्रारंभिक चंदेल शासक नन्नुक, वागपति, जयशक्ति और हर्ष कन्नौज के प्रतिहार सम्राटों के सामंत थे। सही स्टेटमेंट है। जो कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहारों के जो सामंत थे वो चंदेल थे। ये बात पूर्णतः। जय शक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजाग भुक्ति पड़ा था। यह भी सही स्टेटमेंट है। इस वंश के अधिकांश अभिलेख बांदा जिले उत्तर प्रदेश के कलिंजर तथा मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो और महोबा में मिले हैं। यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 23वां है विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथन बताना है। और विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों चौहान वंश के थे। ठीक है, और चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ये चौहान वंश के थे।
और चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी, राजधानी क्या थी, अहिच्छित्र थी, अहिच्छित्र थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। उसने गुजरात के कुमारपाल को हराकर अपने पिता का बदला लिया था। तो ये सत्य स्टेटमेंट है। किसने, विग्रहराज चतुर्थ। अभी इनके बारे में बहुत अच्छी चीज बताएंगे, ठीक है। उसके साम्राज्य में पंजाब, राजपूताना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के भाग हैं, के अधिकांश भाग शामिल थे, ये भी सत्य है। मालवा तथा राजना के अनेक शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो विग्रहराज चतुर्थ था, ये चौहान वंश का दोस्तों सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है, ध्यान देना है। और इसने हरिकेली नामक नाटक लिखा था दोस्तों, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक लिखा था, ये ध्यान देना है। और इसी के दरबार में एक सोमदेव थे, सोमदेव राज कवि थे, इन्होंने ललित राज विग्रह लिखा था। क्या, ललित राज विग्रह लिखा था, ये ध्यान देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों अजमेर में एक विद्यालय बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी 2.5 दिन के झोपड़े को, मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो एक संस्कृत विद्यालय था। इसी 2.5 दिन का झोपड़ा जो बना था, इसकी जगह पर एक संस्कृत विद्यालय था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको ध्वंस करके इसके ऊपर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। 24वां है, सूफी मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूफी का अर्थ जो अपने पवित्र रचनाओं और गीतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं, सत्य स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। सूफी नाम इनका सूफी पड़ा था। माना जाता है कि ये सफा नामक एक पवित्र वस्त्र धारण करते थे, एक वस्त्र धारण करते थे जिसको सफा कहा जाता था, और वहीं से सूफी शब्द पड़ा दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। सूफी मत इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से प्रारंभ हुआ था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि दोनों असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं दोस्तों। कह रहा है कितने कथन सत्य हैं, तो दोनों कथन इसमें सत्य हैं, ठीक है। 25वां है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे दोस्तों, ठीक है। तो अकबर के समकालीन थे, ये सत्य स्टेटमेंट है। इनका जन्म 1532 में हुआ था और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान कुशीनगर में हुआ था, ये गलत स्टेटमेंट है। इनका जन्म दोस्तों कहीं कहीं चित्रकूट मिलता है, कहीं कहीं बांदा मिलता है, वहां के राजापुर गांव में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, कितने कथन सत्य हैं, कितने कथन सत्य हैं बताना है। गीतावली, रामचरितमानस और बरवे रामायण इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी दोस्तों, तो ये भी सत्य स्टेटमेंट। गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, बरवे रामायण, हनुमान पुहुप इनकी रचनाएं थी प्रमुख, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने कथन सत्य हैं, तो 2 कथन सत्य हैं। अच्छा, केवल 2 कथन सत्य हैं, ठीक है, ध्यान देना है। तो केवल 2 कथन सत्य हैं इसमें, ठीक। 26वां है, निम्नलिखित में से अतार्किन का दरवाजा, दोस्तों इसका थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ हो गया है, ध्यान दीजिएगा। इस 2 ही 3 क्वेश्चन में गड़बड़ है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से अतार्किन का दरवाजा दोस्तों इल्तुतमिश ने किसकी याद में बनवाया था, तो अतार्किन का दरवाजा दोस्तों हमीदुद्दीन लाहौरी के याद में बनवाया था, ठीक है। 27वां, जकात नामक एक धार्मिक कर संपत्ति का कितना प्रतिशत लिया जाता है, अभी बताए थे 40वां हिस्सा था, तो 40वां हिस्सा मतलब 2.5% था, ठीक है, ध्यान देना है। और जकात नामक जो कर था दोस्तों, इसको हुमायूं ने बंद करवा दिया था, ठीक है। और जकात नामक जो जकात और जजिया 2 धार्मिक कर थे, अभी ऊपर पढ़ चुके। जकात मुसलमानों से लिया जाता था और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है। और ये इसको जकात कर को हुमायूं ने बंद करवा दिया था और औरंगजेब ने पुनः शुरू करवा दिया था। औरंगजेब मुसलमानों के ऊपर भी कर लगाया था जकात, और हिंदुओं के ऊपर भी जजिया कर पुनः शुरू करवा दिया था, ठीक है, ध्यान देना। 28वां है, महमूद गजनवी ने का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ सौराष्ट्र मंदिर पर कब हुआ था, तो 1025 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका जो पहला आक्रमण हुआ था 1001 या 1000 ईस्वी में हुआ था, राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। राजा जयपाल थे दोस्तों, और जयपाल की यहां पर हार हो गई थी। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे, और इसके साथ 4 विद्वान आए थे, अभी ऊपर बता चुके हैं, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 29वें, अपनी आत्मकथा में बाबर ने केवल 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है, उनमें से शामिल कौन कौन से हैं, तो उनमें से शामिल दोस्तों मेवाड़ है और विजयनगर के हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। अपने बाबर ने विजयनगर कृष्णदेवराय के बारे में बताया कि पूरे भारत का सबसे महान शासक कौन था, कृष्णदेवराय दोस्तों, ठीक है। और 2 हिंदू शासकों का वर्णन है और 5 मुस्लिम शासकों का वर्णन है। गुजरात के मुस्लिम शासकों का वर्णन किया है, दिल्ली, बंगाल, मालवा के मुसलमान शासकों का वर्णन किया है, और
बहमनी के मुस्लिम शासकों का वर्णन किया। तो 5 मुस्लिम शासक हो गए ये, और 2 हिंदू शासक, मेवाड़ और विजयनगर दोस्तों। ठीक, तीसरा हो गया, निम्नलिखित में से जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर, जजिया जकात 2 धार्मिक कर थे। जकात मुसलमानों से लिया जाता था और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, जजिया कर यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क और स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। ठीक है, यह नहीं लिया जाता और यह अंत तक नहीं लिया जाता, लेकिन ब्राह्मणों से पहली बार लिया गया किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। भारत में सर्वप्रथम जो जजिया कर लाया गया था मीर कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में लाया गया था, जब पहली बार मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी के बाद दोस्तों मीर कासिम ने ये जजिया कर लाया था। जजिया कर लाने का मतलब एक था, यदि आप मुस्लिम धर्म नहीं मानते हैं तो आप जजिया कर जरूर दीजिए दोस्तों, इसका मतलब ये था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया था। ठीक है, बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया कर प्रचलित थी, लेकिन अकबर ने 1564 में इसको बंद करवा दिया था। ये पहले के प्रैक्टिस में लोग सॉल्व कर चुके हैं। बाबर ने इसको 1564 में जजिया कर का समापन कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया कर लगाने का आदेश दिया। जजिया कर और जकात औरंगजेब ने दोनों लगवाए थे, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि नहीं। और जजिया को अंतिम रूप से समाप्त कौन किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था 1720 ईस्वी में। 1720 ईस्वी मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ध्यान देना है। 31वां है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समस्त क्षमता, चतुरता एवं सूझबूझ का अंत हो गया। इसको भी अगर कोई गलत कर दे, गजब आदमी है भाई, है कि नहीं? तो फडणवीस यही दे रहा है, तो इसका नाना फडणवीस आंसर हो जाएगा। और नाना फडणवीस का जो मतलब वास्तविक नाम था बालाजी जनार्दन मनु था। ठीक है, क्या था? बालाजी जनार्दन, मतलब एक ही नाम था, भानु था। ठीक है, बालाजी जनार्दन भानु, और 1800 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। 32वां है, निम्नलिखित में से सर टॉमस रो दूत के रूप में किसके दरबार में आए थे? पता है, सर टॉमस रो दोस्तों जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, और जहांगीर के दरबार में टॉमस रो आया था और विलियम हॉकिंस आया था। हॉकिंस दोस्तों 1611 में आया था और टॉमस रो 1615 में आया था। ठीक है, और इसी हॉकिंस से प्रभावित होकर के जहांगीर ने इसको 400 का मनसब प्रदान कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान देना है। और अब हम लोगों को ध्यान देना है कौन कौन से, मतलब अब विजयनगर के शासनकाल में हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से आए थे। अब निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, नूनिज, डोमिंगो पायस और बारबोसा, 5 आए थे। अब हम लोगों को देख लेना अकबर, मतलब इन सब लोगों के शासनकाल में कौन कौन आया था। तो जहांगीर के शासनकाल में आया था कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो और विलियम फिंच। फिंच अकबर और इसके जहांगीर दोनों के शासनकाल में रहा था। ठीक है, और एडवर्ड टेरी, नाम अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है। और पेलल्ट थे। ठीक है, ठीक है, फ्रांसिस्को पेलल्ट थे, ये भी आए थे जहांगीर के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में थे मनुची और बर्नियर। औरंगजेब के शासनकाल में आए मनुची और बर्नियर आए थे दोस्तों। ठीक है, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। और अकबर के शासनकाल में फ्रिंच भी थे और मानसेट भी थे। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक, फिंच और मानसेट अकबर के शासनकाल में थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। 33 है, निम्नलिखित में से पैगोडा तथा हूड़ क्या थे? तो पैगोडा तथा हूड़ दोस्तों विजयनगर तथा बहमनी की मुद्राएं थी दोस्तों, पैगोडा और हूड़। ठीक है, 34वां है, आयंगर व्यवस्था से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आयंगर व्यवस्था क्या थी? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करने की एक व्यवस्था आयंगर व्यवस्था थी। बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। इससे संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। सही स्टेटमेंट है। जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। ये अवैतनिक होते थे, इनका पद आनुवंशिक होता था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कह रहा कौन सा कथन सत्य है? तो चारों कथन सत्य हैं इसके दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। इनको जो भूमि मिलती थी वो लगान युक्त, मतलब लगान मुक्त और कर मुक्त मिलती थी दोस्तों। ठीक है, और ग्राम स्तर पर कोई भी जमीन खरीदी व बेची अगर जाती थी तो बिना इनकी अनुशंसा के नहीं खरीदी बेची जाती थी। ठीक है, आयंगर की मतलब ग्रामीण प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 12 प्रशासकीय अधिकारियों का एक समूह था, जिसको आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। ये अवैतनिक और आनुवंशिक होती थी दोस्तों। ठीक है, 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंडों के चंदेलों की राजधानी थी? तो चंदेलों की राजधानी दोस्तों खजुराहो थी। खजुराहो के मंदिर कितने फेमस हैं। ठीक है, 36 है, बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया दोस्तों। बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है,
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति अपनाई और तोप खाने का प्रयोग किया था। ये भी सही स्टेटमेंट है। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगुमा युद्ध नीति अपनाई। तुलगुमा युद्ध नीति का मतलब पीछे से आक्रमण करने का होता था, ठीक है। और तोप खाने का प्रयोग किया। तोप खाने का मतलब उस्मानी विधि का प्रयोग किया, ठीक है। तोप खाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया। और इसके जो दो निशानेबाज थे, उस्ताद अली था और मुस्तफा था, ठीक है। ध्यान है, नहीं पता हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दो जो निशानेबाज थे, मुस्तफा अली और उस्ताद अली और मुस्तफा थे, ठीक है। मुबैयन नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि माध्यम बताइए कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। और जो बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए थे, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, पानी पिए खाना खाए, पानीपत खानवा, चल दिए चंदेरी, घर को घाघरा। पानी पिए खाना खाए, चल दिए घर को, कितना आसान है कि नहीं, याद कर लिए। 1500 पानीपत का 26, खानवा 27, चंदेरी 28, घाघरा 29। और इसके पहले एक आक्रमण किया था बाबर ने 1517 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान देना, यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध, ठीक है। कौन कौन से? यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध 1519 में, ठीक है। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था और बाजौर और भेरा पर इसने कब्जा जमा लिया था दोस्तों, ठीक है। और एक विदेशी शासक था बाबर, एक विदेशी शासक था, कह सकते हैं विदेशियों को निमंत्रण दिए थे राणा सांगा और दौलत खान लोधी। इनको देशद्रोही की संज्ञा नहीं दी जाती है कि नहीं। इनको देशद्रोह नहीं कहा जाता क्योंकि ये राजपूत वंश, और इतिहास को लिखा ही गया है उच्च वर्णों के परिप्रेक्ष्य से, ठीक है। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, ठीक है। 35वां है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताना है कि कितने कथन सत्य हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में 1526 में हुआ था, सही स्टेटमेंट है। 21 अप्रैल को हुआ था, सही है, ठीक। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में भी हुआ था, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। और चंदेरी का युद्ध दोस्तों 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, सही स्टेटमेंट है। बाबर जीता था, मेदिनी राय हार गया था। घाघरा का युद्ध दोस्तों 6 मई 1529 को हुआ था, अफगानों और बाबर के बीच में, बाबर जीत गया था, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 4 इसका सही सुमेलित हो जाएगा। 38वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, सगुण मतलब जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप पूजा करते थे, सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। सगुण जो पुनर्जन्म मतलब पुनर्जन्म, सगुण मतलब जो ईश्वर को साक्षात मानते थे, ठीक है, ये हो गया। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि तुलसीदास और नाभादास थे, ठीक है। और सगुण में 2 संप्रदाय आ जाते हैं, एक राम को मानने वाले, एक कृष्ण को मानने वाले। कृष्ण को मानने वालों में मीराबाई आ जाती है, सूरदास आ जाते हैं, है कि नहीं, ये सब आ जाएंगे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कबीर आ जाते हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, ये भी सत्य, तो तीनों सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 39 है, अमृतसर सरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सारी चीजें अमृतसर से संबंधित आपके क्लियर। अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया? कह रहा हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया? तो हरमिंदर साहिब का निर्माण दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अच्छा, अमृतसर सरोवर पहले एक जगह थी, जगह पहले कोई जगह रही होगी, तो एक 500 बीघा की जमीन दोस्तों अकबर ने बीबी भानी को दिया था। रामदास की पत्नी जो थी, उनकी बीबी भानी, रामदास की पत्नी का नाम बीबी भानी था, उनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी। उस 500 बीघा जमीन पर गुरु रामदास ने क्या बनवाया? अमृतसर सरोवर बनवाया, तालाब बनवाया। अमृतसर सरोवर तालाब बनवाया और एक अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर, सर का मतलब तालाब होता है, तो एक अमृतसर तालाब बनवाया और उसको और एक अमृतसर नाम की एक शहर की भी स्थापना की। अब उस शहर में अमृतसर तालाब बनवाया। अब उस तालाब में जो इनके अगले गुरु आते हैं सिख धर्म के, मतलब इनके पुत्र आते हैं, कौन? गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु, जिनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी, है कि नहीं, खुसरो की सहायता करने के उपलक्ष्य, खुसरो की सहायता करने के कारण, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव ने यहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, गोल्डन टेम्पल का निर्माण नहीं करवाया, हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था, हरमिंदर साहिब का निर्माण। और इसको गोल्डन टेम्पल कब कहा जाने लगा? रणजीत सिंह के द्वारा जब इस पर आक्रमण किया गया था हरमिंदर साहिब के मंदिर पर, तब इसका जब पुनरुद्धार करवाया था, और इसके बाद जो इसके मंदिर का जो ऊपरी भाग था उस पर सोने की परत चढ़वाई थी, तब से इसको कहा जाने लगा गोल्डन टेम्पल। इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए अमृतसर से दोस्तों। 40वां है,
शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम दोस्तों रामदास था। और कोंडदेव हम लोग आंसर लगा सकते हैं, कोंडदेव इनके गुरु भी थे, संरक्षक भी थे, लेकिन रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। रामदास कर्मवाद पर विश्वास करते थे, कर्मवाद पर बल देते थे। और रामदास की एक पुस्तक आती है दोस्तों, दासबोध नामक पुस्तक आती है। कौन सी पुस्तक? दासबोध नामक पुस्तक आती है। ठीक है। 41 निम्नलिखित में से गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक दोस्तों महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा दोस्तों गुजरात का छठा सुल्तान था। वह 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और 52 वर्षों तक शासन करता रहा, 1459 से 1511 तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सफलतापूर्वक राज्य करता रहा। बेगड़ा की उपाधि गिरनार, जूनागढ़ तथा चंपानेर के किलों को जीतने के बाद मिली। मतलब महमूद नाम था इसका, महमूद, और महमूद बेगड़ा कहते हैं। तो बेगड़ा की उपाधि इसको गिरनार, जूनागढ़ और चंपानेर किलों को जीतने के बाद मिली। गिरनार, जूनागढ़, चंपानेर कहाँ है? गुजरात में है। गिरनार अभिलेख हम लोग पढ़ते होंगे, गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख है कि नहीं। सर्वाधिक प्रतापी शासक था वो अपने वंश का। और चंपानेर को इसने राजधानी बनाई, चंपानेर को जीता, चंपानेर का किला जीता, इसने चंपानेर राजधानी बना दी। और गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर को, जो द्वारकाधीश मंदिर था उसको विनाश कर दिया था इसने। विनाश के लिए जिम्मेदार कौन था? बेगड़ा था ये, है कि नहीं? महमूद बेगड़ा। कौन? द्वारकाधीश मंदिर का इसने विनष्ट कर दिया था, जो हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाने वाला 4 धामों में से एक था। और 4 धाम की स्थापना शंकराचार्य ने करी थी। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर बनवाया और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नामक नगर बसवाया। और 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और इसी के दौरान गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र का दर्शन किया था। और गुजरात को जीतने के बाद, गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा बनवाता है अकबर, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हमको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 42वां। कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाला गुजराती पायलट क्या नाम था? पायलट मतलब मार्ग, पथ प्रदर्शक कौन था? तो पथ प्रदर्शक अब्दुल माजिद था। और उसका स्वागत किया था जमोरिन ने। निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक कौन था? तो तानसेन था और बाज बहादुर था। तो दोनों थे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देना, अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक कौन था? तानसेन, बाज बहादुर थे। और ध्यान देना है, अकबर के शासनकाल में प्रमुख दरबारी चित्रकार कौन थे? दसवंत और बसावंत थे। ये ध्यान देना है। और अकबर के शासनकाल के जो प्रमुख गायक थे, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा थे। ये 4 नाम हमको याद रखने, 4 नाम क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलते हैं। ठीक है। और संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनका असली नाम तानसेन नहीं था, इनका असली नाम था राम तनु पांडे था। ये भी ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना, पूछ लेता है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां थी, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कान्हड़ा थी। मतलब मियाँ मियाँ कॉमन हो गया और टोड़ी, मल्हार और सारंग दोस्तों हो गया। मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग हो गई। और दरबारी कान्हड़ा एक याद करना है। कंठाभरण वाली विलास नामक उपाधि जो है इसको अकबर ने दी थी। अकबर ने तानसेन को दी थी। और तानसेन को, रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि मध्य प्रदेश के राजा ने दी थी। ठीक है, ग्वालियर के। ठीक है। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा के यहाँ रामचंद्र के राजश्रय में था दोस्तों, ये ध्यान देना है। और अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये सब चीजें ध्यान देनी है। मतलब इनके जो संगीतज्ञ थे, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा, ये तो इनके दरबार में थे। लेकिन जो ये थे स्वामी हरिदास, इनके दरबार में नहीं थे, इनके शासनकाल में थे, ये ध्यान देना है। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। ठीक है। और ये कहते थे कि मैं केवल भगवान के लिए गाता हूँ। एक बार अकबर ने इनको दरबार में बुलाने का आदेश दिया था, लेकिन ये नहीं गए थे। कहे कि मैं सिर्फ भगवान के लिए गाता हूँ, किसी मनुष्य के लिए नहीं गाता हूँ। ठीक है। तो अकबर खुद इनके पास गए थे इनकी वाणी सुनने। ठीक है। तो ये ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक। अगला क्वेश्चन है 44वां। अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। सही है। ठीक है। अबुल फजल यह अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे, ये भी सही है। फैजी अबुल फजल के भाई थे, प्रसिद्ध कवि थे। और तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे, ये भी सही है। और राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? चारों कथन सत्य। थोड़ा सा अकबर के 9 रत्नों के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजा मान सिंह अकबर की सेना में सेनापति थे। ठीक है। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन कौन से थे? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुला दो प्याजा और हकीम हुकाम थे।
इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा नवरत्न का देख लेते कौन क्या क्या काम करते थे। बीरबल प्रमुख विदूषक थे, विदूषक मतलब हास्यकार थे, ठीक है। असली नाम महेश दास था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था, इनका असली नाम महेश दास था। राजा बीरबल एक सेनापति के रूप में भी कार्य करते थे, सैन्य और प्रशासनिक सेवाएं भी दी, और जो अकबर के द्वारा दीने इलाही नामक धर्म स्थापित किया गया था, बीरबल पहले और आखिरी हिंदू सम्राट थे जिन्होंने उसको ग्रहण किया था, ठीक है। पश्चिम भारत में अफगानी कबीलों पर वहां पर गए थे पश्चिम भारत में, उस दौरान अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। और मियां तानसेन के बारे में हम लोग देखते हैं। मियां तानसेन असली नाम रामतनु पांडे या तन्ना मिश्रा था, और स्वामी हरिदास के शिष्य थे ये, और ये प्रमुख संगीतकार थे। अबुल फजल अकबर नामा लिखे और आईने अकबरी लिखे थे। फैजी प्रसिद्ध कवि थे और अबुल फजल के भाई थे। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। राजा मान सिंह सेनापति थे, और अकबर के ससुर जो थे भारमल के पौत्र थे। अकबर के ससुर भारमल, और भारमल के पुत्र भगवान दास, और भगवान दास के पुत्र मान सिंह थे, ठीक है। राजा टोडरमल, टोडरमल क्या थे, वित्त मंत्री थे, और संपूर्ण राजस्व और राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए यही जिम्मेदार थे। इन्होंने मतलब राजस्व प्रणाली सुधार करी थी। मुला दो प्याजा एक सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। बचे हैं भी कुछ। फकीर अजीजुद्दीन एक सूफी फकीर थे और अकबर के प्रमुख सलाहकार थे। अब्दुल रहीम खान खाना दोस्तों अकबर के गुरु थे, अकबर के शिक्षक थे, और जो बैरम खान थे, बैरम खान के पुत्र कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। ध्यान देना, वो गजल और दोहों के लिए प्रसिद्ध है। 45वां है विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था। जो विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण राजपूतों की स्थायी सेना का अभाव, राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव था, यही सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 46 निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, तो इसके समय में बालाजी बाजीराव थे दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 47 है कबीर के संबंध में असत्य कथन बताना है। कबीर का जन्म 1225 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। 1225 में नहीं हुआ था, 1398 में पैदा हुए थे, और 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहीं कहीं दोस्तों 1425 भी मिल जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। नीरू तथा नीमा ने इनका पालन पोषण किया था, सत्य है। साखी शब्द रमैनी इसकी रचनाएं थी, सही बात है उनकी। वह रामानंद के शिष्य थे, ये भी सही बात है। तो कौन सा गलत है, ए गलत। दोस्तों जब हम पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे थे, मेंस इंटरव्यू इलाहाबाद प्रयागराज में लोक सेवा आयोग में, तो दोस्तों नीरू हमसे पूछ लिया था कि फेवरेट कवि, मतलब फेवरेट कवि, तो कबीरदास, ठीक है। तो पूछा कबीरदास की रमैनी सुनाओ, रमैनी। अब हमको पता नहीं, और 3-4 दिन पहले हम रमैनी पढ़ के गए थे, बट वहां दिमाग क्लिक नहीं कर पा रहा था दोस्तों, ठीक है। तो रमैनी, साखी शब्द रमैनी उनकी 3 रचनाएं थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 48वां है इक्ता प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इक्ता प्रथा क्या थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, सही बात है। और इक्ता प्रथा को शुरुआत कौन किया था, इल्तुतमिश शुरुआत किया था, ठीक है। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोस्तों इसके दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है। 49वां मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट कौन सा था, तो जहांगीर था दोस्तों। ये निषेध मतलब मदिरा और अन्य द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध तो लगाया था, लेकिन इसी के शासनकाल में 1605 में तंबाकू की खेती भारत में होना शुरू होती है। पुर्तगालियों के द्वारा लाया जाता है तंबाकू, ठीक है, ध्यान देना। 50वां निम्नलिखित में से अकबर का सेनापति कौन था, तो अकबर का सेनापति मान सिंह था। 51 है अकबर के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था, सही स्टेटमेंट है। और इसको स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू बीरबल था दोस्तों, ठीक है। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, सही स्टेटमेंट है। 10 साला मतलब 10 साला मतलब 10, 10 माने 10। तो पिछले 10 सालों का एक औसत निकाला जाता था, और उसी से राजस्व कर का निर्धारण पिछले 10 वर्षों के हुए उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। यह 10 साला बंदोबस्त है। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, सत्य स्टेटमेंट। और मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन गुरु को आश्रय प्रदान किया था, अभी बता चुके हैं, जिन प्रभासूरी, ठीक है। राजस्व प्राप्त की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल से प्रचलित थी, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो चारों कथन इसके सत्य हो जाएंगे। 52वां है मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को युद्ध और वर्ष। ये भी बहुत अच्छे तरीके से कई बार पढ़ चुके हैं। बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है, सही स्टेटमेंट, सही मिलान है, क्योंकि बिलग्राम के युद्ध के बाद जो है शेर शाह सूरी ने भारत में सूर्य वंश की स्थापना करता है। और बिलग्राम के युद्ध में अर्थात हुमायूं बिल में घुस जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं ईरान।
और सरहिंद के युद्ध में फिर से हुमायूं की वापसी होती है हिंद में दोस्तों। बिलग्राम के युद्ध में बिल में घुस गए, सरहिंद के युद्ध में हिंद में वापस आ गए। कितना आसान याद करना। और 1555 में एक युद्ध और होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, ध्यान देना है। और देवरा का युद्ध 1531-32 में होता है, ये ध्यान देना है। और चौसा का युद्ध 1539 में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सभी सुमेलित है, 1 2 3 4 सही सुमेलित है। 53 हुमायूं के संबंध में बताना है, 15 कथनों पर विचार करना। 1555 ईस्वी में हुमायूं पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यही 1555। सरहिंद में वापसी होती है, सरहिंद का युद्ध होता है, सही स्टेटमेंट है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, सत्य स्टेटमेंट है, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। हुमायूं नामा गुल बदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, उन्होंने लिखा था, तो इसका भी सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 54 शेर शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी और सन ए डंडी का प्रयोग किया था, सही स्टेटमेंट है। और ये जो गजे सिकंदरी का प्रारंभ किया, कौन किया था? सिकंदर लोदी किया था, लोदी वंश का बीच वाला शासक था, तो ठीक है, सिकंदर लोदी ने किया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। और मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन था दोस्तों, जिसने पद्मावत की रचना की थी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो इसका भी सभी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो कबूलियत और पट्टा प्रथा था दोस्तों, पट्टा प्रथा ये 1/3 भाग लिया जाता था लगान का, ठीक है। और 1/3 भाग दोस्तों अभी हम लोग देखे थे, जो मलिक अंबर, दक्षिण भारत में मलिक अंबर की जो राजस्व व्यवस्था थी, कर लेने की प्रणाली थी, उसी को शिवाजी ने अपनाया था 1/3 भाग लेने की। लेकिन बाद में जब सैन्य खर्च बढ़े तो उसने 2/5 कर दिया, मतलब 40% कर दिया, ठीक है, ध्यान देना है। ऐसे ही रिवीजन होता है, जैसे आगे कुछ मिले तुरंत पीछे का रिवीजन करते चलिए, ऐसे पढ़ाई के दौरान भी, प्रैक्टिस सेट के दौरान भी, हर जगह। ग्रैंड ट्रंक रोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रैंड ट्रंक रोड को 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन जीएस वर्ल्ड वालों ने इस स्टेटमेंट को सही माना है। बनवाया नहीं गया था, बनवाया गया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। और इसको उत्तरापथ भी कहा जाता था। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने, ठीक है, ये तो सही हो जाए, ये फिर स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत हो जाएगा। इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था, सही बात है। इस सड़क को भारत में मध्य एशिया से जोड़ती थी, यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी, सत्य स्टेटमेंट। अगर कौन सा कथन सत्य है तो दोस्तों उपयुक्त सभी नहीं होगा, तो इसमें कथन 2 और कथन 3 सत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक। 56 है, तानसेन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म महाराष्ट्र में नागौर जिले में, गलत है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, है कि नहीं, ध्यान देना है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें भी इन्होंने कथन सभी सत्य दिया है दोस्तों। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी, ये सही स्टेटमेंट है। तानसेन की प्रमुख कृतियां मियां की टोड़ी, मियां की मल्लार, मियां की सारंगती, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो इसका भी स्टेटमेंट 2 और 3 सही होगा। और इसका भी आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोगों को पिछले बैकग्राउंड कवर से मिल गई दोस्तों। तैयारी ऐसे ही होती है, हम लोग आगे पढ़ें, कभी भी पढ़ें, क्वेश्चन आए उसका पूरा बैकग्राउंड कवर कर लेंगे। क्वेश्चन आखिर वहीं से ही तो पुटअप होता है, तो क्वेश्चन हम जब बैकग्राउंड कवर करते हैं तो आगे आने वाले में हमको वही क्वेश्चंस मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इसका भी 2 और 3 सही हो जाएगा। 57 भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो भेदाभेद का प्रतिपादन दोस्तों निम्बार्काचार्य के द्वारा दिया गया था। निम्बार्काचार्य दोस्तों ये द्वैताद्वैतवाद के भी प्रतिपादक थे। वल्लभाचार्य दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। माधवाचार्य दोस्तों द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। और रामानुजाचार्य दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। और अद्वैतवाद के प्रतिपादक दोस्तों शंकराचार्य थे। ये सब चीजें नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो भेदवाद जो निम्बार्काचार्य का था, ये द्वैताद्वैतवाद था, इसमें कहा जाता आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। हमको भेद तो दिखाई देता है, आत्मा और परमात्मा में भेद तो दिखाई देता, परंतु भेद नहीं है कोई, ये भेद नहीं है, ये एक ही है, कोई भेद नहीं इसमें, ठीक है, ध्यान देना है। 58वां है, मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, सत्य स्टेटमेंट। आए थे तुर्क से, तुर्की थे ये, लेकिन राजकीय भाषा फारसी थी, इंपॉर्टेंट ध्यान देना। महाभारत का फारसी भाषा में रज़्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कह रहा कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। दोस्तों पहले हम लोग कहते थे, पहले हम लोग देखते थे
केवल हम लोग इतना पढ़ते थे कौन सा कथन सत्य सत्य असत्य देखते थे बस। लेकिन अब जब से ये पूछा जाने लगा कि कितने कथन सत्य हैं, एक दो, एक कथन सत्य है कि दो कथन सत्य है, तीन कथन की चारों कथन सत्य हैं, अब हमको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है या कितने कथन सत्य पूछ रहा है, ये ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। अभी मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 59वां है पंचतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और पंचतंत्र कहानी किसने लिखी थी? पंचतंत्र विष्णुगुप्त ने, नहीं विष्णु शर्मा ने लिखी थी, सॉरी विष्णु शर्मा ने लिखी। विष्णुगुप्त तो कौन हो जाएंगे? विष्णुगुप्त तो कौटिल्य चाणक्य हो जाएंगे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखे थे। और पंचतंत्र के बारे में भी पिछली क्लास में पढ़े थे, एंशिएंट हिस्ट्री वाला जब हम लोग पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस लगा रहे थे, कि लोथल से चालाक लोमड़ी की तस्वीर मिली, चालाक लोमड़ी के अवशेष मिले हैं, है कि नहीं? तो चालाक लोमड़ी के ही बारे में जिस अंगूर खट्टे हैं पंचतंत्र में ही कहानी मिलती है, ठीक, ये ध्यान। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद, यहां भी फारसी भाषा में अनुवाद हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया, ये भी सत्य, मतलब फारसी भाषा में दो बार इसका अनुवाद हुआ, एक अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से किया और एक हुसैन फैज ने यार ए दानिश के नाम से, ठीक है। पंचतंत्र नीति कथा और कहानियों का संग्रह, इसके रचयिता विष्णु शर्मा है, सॉरी हाँ मिल गया यहाँ पर, ठीक है, विष्णु शर्मा है, ठीक। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे, ठीक है। 60 निम्नलिखित में से शीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 61 है बुलंद दरवाजे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1602 में कराया था, सही स्टेटमेंट है। और गुजरात विजय जीता था 1571 में दोस्तों, ठीक है। दूसरा है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। और फतेहपुर सीकरी नामक नगर इसने बसाया था 1572 से 1585 में, और ये इसकी राजधानी भी थी। 1572 से 85 के बीच में अकबर की राजधानी थी। बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा है और 35 मीटर चौड़ा है, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका भी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 62 है जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो विशेष रूप से जो प्राकृतिक विषयों के लिए रूप में जाना जाता है वो उस्ताद मंसूर जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और जहांगीर ने अबुल हसन और उस्ताद मंजूर को उपाधियां दी थी। उस्ताद मंसूर को दिया था नादिर उल उस्र की उपाधि दिया था, नादिर उल उस्र की उपाधि दिया था, ठीक है। और अबुल हसन को दिया था यही नादिर उल जमा की उपाधि आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना जहांगीर ने। और भगवान दास दोस्तों, भगवान दास आमेर राजा भारमल के पुत्र थे जो अकबर के ससुर थे, भारमल, है कि नहीं। और मान सिंह भगवान दास के पुत्र थे, है कि नहीं, ये हो जाएगा। 63 सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की, सही स्टेटमेंट है। और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। और उसके आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया था, तो ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों। आयुर्वेद ग्रंथ जो था, ये जो हम लोग पढ़ते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो यजुर्वेद था उसका धनुर्वेद उपवेद था, उसको लिखा था विश्वामित्र ने, धनुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद ग्रंथ है, वो आयुर्वेद ग्रंथ है, इसको लिखा था धन्वंतरी ने। पिछली क्लास में हम लोगों ने यजुर्वेद का उपवेद पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने ऋग्वेद का उपवेद पढ़ लिया, याद भी हो गया होगा, है कि नहीं। तो ऐसे पढ़ाई होती है, धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसके तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 64 है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांत और उनके प्रांतपति का नाम बताना है, ठीक है। तो दौलताबाद का तरफदार क्या कहलाता था? मसनद ए आली कहलाता था, ये सत्य स्टेटमेंट है, मतलब सत्य इसका मिलान है, ठीक है। अब बरार का तरफदार जो था वो मजलिस ए आली था, ये भी सत्य है। और बीदर का था आजम ए हुमायूं कहा जाता था, ये भी सत्य है। और गुलबर्गा का जो तरफदार था मालिक नायब कहलाता था, ये भी सत्य है। तो इसका 1 2 3 4 सभी सुमेलित है दोस्तों, ठीक है। 65वां है सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, सत्य बात है। जैसे पीर मुरीद होता है, जैसे हिंदू धर्म में गुरु और शिष्य की परंपरा होती है, वहां पर पीर और मुरीद की परंपरा होती है। पीर को गुरु कहा जाता था और मुरीद को शिष्य कहा जाता था, ठीक है। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था या मठ कहा जाता था। जैसे हिंदू धर्म में मठ की परंपरा है, मठ में जो पुजारी रहते थे, मठ में जो लोग शिक्षक लोग रहते थे,
उनको मठ कहा जाता था, जहां पर रहते थे वो मठ कहा जाता था। ऐसे जो सूफी लोग जहां रहते थे उसको खानकाह कहा जाता। सूफियों के धर्म संबंध बाशरा और बेशरा में विभाजित थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। और भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कितने कथन सत्य हैं? तो चारों कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। 66 है, निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं? तो कबीरदास की, रविदास की, बाबा फरीद की, नामदेव की, सभी की शामिल है। तो सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए और बी शामिल हो जाएगा। 67 है, निम्नलिखित मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम बताइए जिसने निपख मार्ग का अनुमोदन किया था। तो निपख मार्ग का अनुमोदन दादू दयाल ने किया था दोस्तों, ठीक है। 68 है, देवराय द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था, सही बात है। और इसके शासनकाल में निकोलो कोंटी नहीं, अब्दुल रज्जाक आया था दोस्तों पारस से। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासन। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, सही स्टेटमेंट है, हाँ मिल गया। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर, गज बेटकर होगा ना, हाथियों का शिकारी, गज बेटकर कहा जाता है। तो कथन कितने सत्य हैं? तो ये भी सत्य है, तो सभी कथन सत्य जाएंगे, ठीक है। 69 है, निम्नलिखित में से किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया? परमेश्वर से अगर हम लोगों को नहीं ध्यान में आएगा तो हर्षवर्धन का नर्मदा नदी पर पराजित किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की। और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? पल्लव वंश के जो महेंद्र वर्मन थे उनको भी पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। 3 चालुक्य आते हैं, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य महाराष्ट्र में आते हैं जिनकी राजधानी मान्यखेत थी। वातापी के चालुक्य कर्नाटक में आ जाते हैं जिनकी राजधानी वातापी थी, बादामी थी। और वेंगी के चालुक्य आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं, ठीक है। और यही जो वातापी का चालुक्य था पुलकेशिन द्वितीय, इसने महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया था। और महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने बदला लिया अपने पुत्र के पराजय का, अपने पिता के पराजय का, और पुलकेशिन द्वितीय को हराता है वो। और हराने के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड की उपाधि धारण करता है। कुंड का मतलब विजेता और वातापी का मतलब वातापी को हराया, बादामी के चालुक्य को वातापी के चालुक्य को हराया, और इसलिए उसने उपाधि ग्रहण की वातापी कुंड की, ठीक है। 70 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुरी विहार की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। और गोपाल, ये पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, और गोपाल ने दोस्तों ओदंतपुरी में मठ की स्थापना की थी, ठीक है। और पहला बौद्ध सम्राट भी गोपाल को ही माना जाता है। 71 है, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। संगम साहित्य हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल, चेर, पांड्य का विवरण प्राप्त होता है, सत्य स्टेटमेंट है। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल था, इसने चोर और पांड्य राजाओं को युद्ध में हराया था, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो 1 और 2 इसका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 72वां है, चोल, चेर और पांड्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चोल साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में करैयर तथा कालांतर में कावेरी पट्टनम बनी, सही बात है। और इन्होंने पुहार नामक बंदरगाह का भी विकास कराया था दोस्तों। पुहार पत्तन का निर्माण करिकाल ने करवाया था, अभी जो ऊपर मिला था करिकाल, उसने पुहार पत्तन का निर्माण करवाया था। चेरों की राजधानी करियूर तथा बाजीपुर थी, ये भी सही है। और पांड्यों की राजधानी मदुरई थी दोस्तों, ये भी सत्य है। तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। 73 है, मिलान करना है। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, सही स्टेटमेंट है। 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है या राक्षस तंगड़ी का युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। बहमनी के 5 राज्य मिलकर के विजयनगर को हराते हैं। बहमनी, गोलकुंडा हो गया, निजाम शाही हो गए, और बरार, बीदर, ये सब जो है आदिल शाही, ये सब लोग मिलकर के 5 लोग मिलकर के विजयनगर साम्राज्य का पतन कर देते हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया, सत्य स्टेटमेंट में। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब सभी सुमेलित हैं, 1 2 3 4 सभी सुमेलित हैं। 74वां है, विश्व इतिहास में मैकियावेली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है, ये सत्य स्टेटमेंट है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। आधुनिक सामाजिक और ऐतिहासिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है, ये गलत स्टेटमेंट। आधुनिक सामाजिक और ऐतिहासिक दर्शन का जनक मैकियावेली नहीं है दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जो जनक है वो मैकियावेली है। तो इसका 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 75 है, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है और इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत भी होती है। इटली के 3 ये कलाकार कौन कौन से थे? लियोनार्डो दे विंची था, माइकल एंजेलो था और राफेल था। ये सत्य स्टेटमेंट है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। लियोनार्डो दी विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता के कारण प्रसिद्ध था। यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कितने कथन सत्य हैं? तो सभी कथन, कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है। 76 है, निम्नलिखित में से पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर में है? अभी स्टेटमेंट में ही मिला था, फ्लोरेंस नगर में है दोस्तों। ठीक है। 77 है, कथन कारण बताना है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई, सत्य स्टेटमेंट है। और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। दोस्तों ये भी सत्य है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, तो इसका सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। 78 है, नीचे मतलब सूची को मिलान करना है। राज्य और राजधानी। बहमनी वंश की राजधानी दोस्तों गुलबर्गा थी, बीदर थी, ये सत्य स्टेटमेंट है। कुतुबशाही गोलकुंडा थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। और आदिल शाही वंश की स्थापना मतलब वंश की राजधानी बीजापुर थी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। और निजाम शाही अहमदनगर था दोस्तों, ये भी सही स्टेटमेंट है। निजाम शाही की राजधानी अहमदनगर थी, ये भी सही है। तो इसका सभी सुमेलित है, 1 2 3 4 सभी सुमेलित हो जाएंगे। 79 प्रथम निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था यह समाप्त हुआ था एक्सला शापेल की संधि के अनुसार। ठीक है। 1748 में हुई एक्सला शापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, सत्य स्टेटमेंट है। और दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। और डुप्ले की हार होने का डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और इसके स्थान पर फ्रांसीसी गवर्नर गोदेहू को भेज दिया जाता है। ठीक है। और हम लोग देखते हैं जो दूसरा कर्नाटक युद्ध का समापन पौंडीचेरी की संधि से होता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1756 से 1756 से 1763 के बीच में होता है, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। और ये समाप्त होता है पेरिस की संधि से दोस्तों समाप्त होता है। ठीक है। तो इसके तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, सभी कथन इसके सत्य हो जाएंगे। 80 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया था। अभी देखते थे 1756 से 63 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध होता है और 1761 इसी के बीच का समय है। इसी तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लिया। पेरिस संधि के द्वारा, जब पेरिस संधि होती है 1763 में ही पेरिस संधि होती है, तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष प्रदेशों को लौटा दिया, मतलब पांडिचेरी को लौटा दिया और चंद्रनगर को नहीं लौटाया, चंद्रनगर को छोड़ दिया और शेष सभी को लौटा दिया। 1749 ईस्वी तक पेरिस संधि के द्वारा चंद्रनगर के अलावा सभी प्रदेश फ्रांसीसी के कब्जे में थे और ये प्रदेश भारत के आजादी तक फ्रांसीसियों के पास रहे, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कितने कथन सत्य हैं? सभी कथन सत्य हैं। 81 है, मिलान करना है, राजवंश और उनके संस्थापक बताना है। संगम, सालुव, तुलुव, अराविडु, यही क्रम है और यही हमको याद होना चाहिए। संगम विजयनगर में ये 4 वंश संगम, सालुव, तुलुव, अराविडु। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का करते हैं, सही है। सालुव वंश की सालुव नरसिंह करता है, ठीक है। और तुलुव वंश की वीर नरसिंह करता है, ध्यान देना है। और अराविडु की तुर्मल करता है, ये भी सही है। तो सभी सुमिलित हैं, 1 2 3 4 सुमिलित हैं। 82वां है, प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, सत्य स्टेटमेंट है। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो तीनों सत्य स्टेटमेंट हो जाएंगे। कितने सत्य हैं? तो तीनों सत्य हैं। 83 है, कथन कारण वाला है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, सत्य स्टेटमेंट, क्योंकि इन्होंने सिखों के लिए पंच ककार अनिवार्य किए, केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा रखने की अनुमति दी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। लेकिन इसकी व्याख्या तो कर नहीं रहा है, मतलब इन्होंने इसलिए किया इसलिए इनका जन्म यहाँ होगा, ठीक है। इसलिए सिख के 10वें गुरु अंतिम गुरु और इनका जन्म इसलिए यहाँ होगा, ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो सत्य स्टेटमेंट है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। 84 है, निम्नलिखित राजवंशों और उनके संस्थापकों में से असत्य पहचानना है, असत्य बताना है।
यादव वंश की स्थापना बिल्लभ करता है, सही स्टेटमेंट है। और होयसल वंश की स्थापना हर्षवर्धन नहीं करता है दोस्तों, यही गलत है, और गलत पूछा तो यही आंसर हो जाएगा। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन करता है, ठीक है, विष्णुवर्धन करता है, ठीक। और सातवाहन की स्थापना सिमु करता है, मुगल वंश बाबर करता है। 85th आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ, सही है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 6 का उल्टा कर दीजिए, 9 में हुआ था, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य, ठीक है। 86 इंग्लैंड की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था, सही बात है। और इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई, ये भी सही स्टेटमेंट है। गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है, एक बूंद रक्त तक नहीं गिरा था इस क्रांति में, ठीक है, इसलिए इसको गौरवपूर्ण। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। और गौरवपूर्ण क्रांति के समय वहां का शासक जेम्स द्वितीय था दोस्तों, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो चारों कथन सत्य हैं दोस्तों, ठीक है। 87 100 वर्षीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है दोस्तों। 1337 से 1453 के बीच में 100 वर्षीय युद्ध हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस। ये नहीं कि केवल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय के साथ साथ 100 वर्षीय युद्ध भी हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सत्य स्टेटमेंट। इसको हम लोग पॉलिटी में भी पढ़े हैं कि राजा जॉन को 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सामंतों ने बाध्य किया कि आप अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, और इसी को अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और अमेरिका के संविधान में जो मौलिक अधिकार आया है वो यहीं से आया है, 1215 के मैग्ना कार्टा से आया है। और भारत का जो मौलिक अधिकार प्रेरित है वो अमेरिका के मौलिक अधिकारों से प्रेरित है कि नहीं, बिल ऑफ राइट से प्रेरित है, ठीक, ध्यान देना है। तो इसका दोनों कथन सत्य हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। 88 है ट्यूडर वंश की संबंध बताना है इंग्लैंड में। ट्यूडर वंश का शक्तिशाली राजाओं में से शासनकाल में संसद कठपुतली बनी रही, सही बात है। और एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग ट्यूडर वंश के बारे में देख लेते हैं। ये दादू दयाल का था, ये संगम वंश का था। आप लोग पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चालुक्य वंश के बारे में भी भेज देंगे, ये बीजापुर ये सब है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में भी था, सिख के बारे में है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, इंग्लैंड की क्रांति के बारे में है। इंग्लैंड की क्रांति के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये जो ट्यूडर वंश आया ये सब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में शुरू हुआ। इंग्लैंड का जो क्रांति हुई थी, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई, ये भी हम लोग स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं। उस समय इंग्लैंड का शासक जो था जेम्स द्वितीय था। और सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 में होता है, और इसका समापन पेरिस की संधि से होता है। गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में हुआ था, ये भी पढ़िए। और इंग्लैंड में सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था, और जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी अधिकारों के मैग्ना कार्टा से प्रेरित है अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, और उस बिल ऑफ राइट्स से भारत का मौलिक अधिकार प्रेरित है, ठीक है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों से संबंधित। ट्यूडर वंश का शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद पर अधिकार हो गया था, और संसद ट्यूडर वंश के शासकों की कठपुतली बन गई थी दोस्तों, ठीक है। और एलिजाबेथ प्रथम ट्यूडर वंश की प्रथम थी, ट्यूडर वंश से संबंधित था एलिजाबेथ प्रथम का संबंध, ठीक है। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी गई थी, और गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बड़े आसानी से याद हो जाएगा अभी। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा जाता था, और संसद के समर्थकों को राउंड हैंड्स कहा जाता था। राउंड हैंड्स और कैवेलियर, कैवेलियर का मतलब घोड़ा, घुड़सवारी होता है, और राजा के ही पास तो घुड़सवारी होती थी, तो राजा के समर्थक कैवेलियर कहलाते थे। और संसद राउंड हैंड्स, राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, गोल मेज सम्मेलन, तो राउंड हैंड्स तो कम से कम लोकतंत्र से हम लोग इसको कह सकते हैं, और संसद से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको याद हो जाएंगी। 89 है बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भैया, ठीक है। वह हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, और उसने बाबरनामा लिखी, सही स्टेटमेंट है। उसने बाबरनामा में लिखा है कि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी के ढेर हैं, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो इसका बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 90 है, देखना है सुल्तान हुसैन शाह सरकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
यह मूलतः जौनपुर का था, सही स्टेटमेंट है। संगीत में उसकी महत्वपूर्ण देन ख्याल गायकी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तानसेन ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। और इसने संगीत में इनकी महत्वपूर्ण देन ख्याल गायकी है, ठीक है। वह शर्की वंश के अंतिम शासक थे, सत्य स्टेटमेंट है। इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में शासन किया था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा कथन सत्य है? उपरयुक्त सभी कथन सत्य हैं। एक अटाला देवी मस्जिद है, हम लोग पहले भी देख चुके प्रैक्टिस सेट में। अटाला देवी मस्जिद का जो निर्माण कराया था, अटाला देवी और झंझरी देवी मस्जिद का निर्माण, अटाला देवी और झंझरी देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था, इसके प्रथम शासक थे इब्राहिम शाह शर्की, ठीक है, ध्यान देना है। और एक लाल दरवाजा मस्जिद आता है, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण कराया था मोहम्मद शाह करवाता है। और एक आता है जामा मस्जिद, जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण कराता है हुसैन शाह शर्की दोस्तों, ठीक है। और ये जो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था, अटाला देवी मस्जिद कैसे हो गया? देवी लगा है, तो अटाला देवी मंदिर था पहले, और उस मंदिर का निर्माण करवाया था कन्नौज के राजा जयचंद्र, ठीक है। कन्नौज के राजा जयचंद्र ने अटाला देवी मस्जिद, अटाला देवी मंदिर का निर्माण कराया था, और इसी अटाला देवी मंदिर को तोड़ करके अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? इब्राहिम शाह शर्की ने दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 है, अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लाहौर की संधि मार्च 1846 में हुई थी, सही है। और भैरोवाल की संधि दिसंबर 1846 में हुई थी, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। मुबारक खिलजी के संबंध में भैया बताना है, वही खिलजी वंश का, नग्न अवस्था में दौड़ते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मुबारक खिलजी राजा बना, सही स्टेटमेंट है। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबारों में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था, सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है। और जियाउद्दीन बर्नी कहता है ये नंगा भी दरबार में दौड़ता था दोस्तों, ठीक है। और इसने खलीफा की उपाधि भी धारण की थी। तो 1 और 2 इसका दोनों सही हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? शमसुद्दीन क्यूमर्स था, ठीक। 94 तक सेन वंश के संस्थापकों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था दोस्तों, प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे, इन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी, सत्य स्टेटमेंट है। और सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अभिलेख अपने हिंदी में जारी किए, सत्य स्टेटमेंट है। तो इसके सभी स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे। और संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, और हिंदी भाषा में पहला अभिलेख सेन वंशों के द्वारा जारी किया गया था दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देखनी है। और सेन वंश पर आक्रमण बख्तियार खिलजी करता है, और बख्तियार खिलजी दोस्तों, बख्तियार खिलजी का हमला होता है और सेन वंश का समापन हो जाता है। और जो गीत गोविंद, जो लक्ष्मण सेन ने के दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहते थे, इन्होंने विष्णु के 10 अवतारों का पहली बार सुसंगठित रूप से वर्णन किया है। पहला आता है मत्स्य अवतार, मत्स्य मतलब मछली। दूसरा आता है कूर्म अवतार या कच्छप अवतार मतलब कछुआ। देखिए विकास का एक क्रम भी दर्शा रहा है, ये एक विकास का क्रम भी दर्शा रहा है, ठीक है। और तीसरा अवतार आता है वाराह अवतार मतलब सुअर का अवतार। चौथा आता है, अब ये सब जानवर है, चौथा आता है नरसिंह अवतार, नरसिंह भगवान देते प्रहलाद, आधे आधे मानव आधे जानवर, नरसिंह अवतार। पांचवें फिर एक पूर्ण मनुष्य के रूप में आता है वामन अवतार, लेकिन वो वामना रूप होता है। छठे आते हैं परशुराम अवतार, सातवें आते हैं राम अवतार, राम आते हैं राम, ठीक है। आठवें होते हैं कृष्ण, नौवें आते हैं कल्कि, नौवें आते हैं बुद्ध का अवतार माना जाता है, ठीक है। और 10वां कल्कि का अवतार आएगा जब मनुष्य का जीवन काल 84,000 वर्षों का होगा, तब कल्कि का अवतार कहाँ होगा? संभल नामक किसी जगह पर होगा, ठीक है। 95 बाण भट्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बाण भट्ट हर्षवर्धन का कवि था, हर्षवर्धन का कवि, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, सही स्टेटमेंट है। उसने हर्षचरित तथा कादंबरी नामक पुस्तक लिखी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका दोनों सही हो जाएगा। और हर्षवर्धन ने भी 3 रचनाएं लिखी थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। और नागानंद में तो इसने परफॉर्म भी किया था, ठीक है। 96 हर्षवर्धन द्वारा रचित साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हर्ष ने 3 नाटक संस्कृत में लिखे थे, सही स्टेटमेंट है। और तीनों नाटक थे प्रियदर्शिका, रत्नानंद और रत्नावली और नागानंद दोस्तों, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 97 तक जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, परंतु अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से बुलाता था, सही है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा के किले के समीप यमुना के तट पर लगवाई थी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो इसका भी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 98 नूरजहां के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नूरजहां मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी, सही स्टेटमेंट है। और नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिस्सा था, वह एक विधवा थी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। और इसके पति का नाम अली बेग था दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। 99 तक खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और खुसरो की सहायता करने के कारण जो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे,
जिन्होंने हर मंदिर का निर्माण करवाया था उनको फांसी पर लटका देता है जहांगीर। ठीक है, खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था, ये भी सही स्टेटमेंट है। मतलब खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी। ठीक है, सॉरी, ठीक, शाहजहां ने करवाई थी, सही स्टेटमेंट है। उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। 16वां है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कश्मीर का शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो कश्मीर के शालीबाग का निर्माण दोस्तों जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, 101वां है, कथन कारण वाला बताना है। ये कथन है और ये कारण है। ठीक, मंगोल राज्य उत्तर में यह हिंद कुश के पहाड़ों तक है और दक्षिण में बलूचिस्तान और थार के रेगिस्तान तक, जबकि पूर्व में यह कश्मीर और पंजाब के प्रदेशों तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। सत्य स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काबुल, गजनी, कांधार क्षेत्र पर, जो कि हिंदकुश श्रृंखला के पहाड़ों से विभाजित था, नियंत्रण रखना जरूरी होता था। इस क्षेत्र को अंग्रेज विद्वानों ने वैज्ञानिक सीमा कहा। यह भी सत्य स्टेटमेंट है, लेकिन कथन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 102वां है, मुगल चित्रशाला से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुगल चित्रशाला जो सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति देखने में आई वह है दास्ताने अमीर हमजा। यह सत्य स्टेटमेंट है। मुगल चित्रशाला दास्ताने अमीर हमजा, हमजा नामा के नाम से भी अधिक प्रसिद्ध है, यह भी सही है। और हमजा नामा का उल्लेख अबुल फजल बदायूनी और शाह नवाज खान ने भी किया था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। ये भी सत्य है, तो उपर्युक्त सभी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 103वां है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीर खुसरो को भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी तत्वों का समावेश का श्रेय दिया जाता है, सही स्टेटमेंट है। अमीर खुसरो ने कव्वाली और तराना जैसे गायकी के नए रूपों का संकलन किया, यह भी सही स्टेटमेंट है। और ख्याल गायकी के लिए अभी आया था कौन? हुसैन शर्की, और उसके पहले आया था तानसेन। तानसेन ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था, ये भी सही स्टेटमेंट है। और सितार और तबला का आविष्कारक भी अमीर खुसरो था दोस्तों। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी इसका सही हो जाएगा। 104वां है, सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्था के बावजूद सिकंदर लोदी संगीत में अच्छी रुचि रखता था, सही बात है। ठीक है, उसी के संरक्षण में लहजत ए सिकंदर शाही की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ था दोस्तों, ये भी सही स्टेटमेंट है। और सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका सभी कथन सत्य हो जाएगा। और ध्यान देना है, राजा मान सिंह ने ही सिकंदर लोदी को आक्रमण करके पराजित किया था। 105वां है, कथन कारण वाला है। सल्तनत शरीयत और इस्लाम से प्रभावित धर्मतांत्रिक राज्य ना था, बल्कि राजनीति से प्रभावित होकर धर्मनिरपेक्ष राज्य था, जो सत्ताशाही एवं पातशाही के ऊपर निर्भर था दोस्तों, ये भी सही स्टेटमेंट है। क्योंकि सल्तनत फारसी परंपरा पर आधारित थी और सैद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूर्वी खिलाफत के अधीन थी दोस्तों, ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 106 शिवाजी की सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी, पागा सेना, सिलहदार सेना और पैदल सेना। पैदल सेना पैदल होती थी और पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक वाले होते थे, और सिलहदार अस्थायी घुड़सवार मतलब अनियमित घुड़सवार सैनिक होते थे, ये भी सत्य है। तो कितने कथन सत्य हैं? सभी कथन सत्य हो जाएंगे। 107वां है, इस तरह राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपनी राजा से मुक्त हुई। बदायूनी ने किस सुल्तान की मृत्यु पर ऐसा कहा? मोहम्मद बिन तुगलक के, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक वही डीआरएस खूंखार जो हमने बताया था, ये सारे उसके असफल हो गए थे, इसीलिए जनता परेशान हो गई थी काफी, इसीलिए इसने ऐसा बोला। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने बोला। ठीक है, 108वां, हुनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किस सूफी संत ने कहा था? सूफी संत ने कहा था, ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। ठीक है दोस्तों। 109वां है, पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। में दोस्तों पुरंदर की संधि 2 होती है, एक 1665 में होती है, एक 1776 में होती है। ठीक है, 1776 वाला जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसमें 1776 में पुरंदर की संधि होती है, और 1665 में जो पुरंदर की संधि होती है उसके बारे में देखते हैं। ये 1665 के बारे में बात कर रहा है। आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी की थी, ये सत्य स्टेटमेंट है।
राजा जय सिंह ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। और पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए, ये भी सही है। और मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ये भी सत्य है, परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित होने के लिए शर्त रखी थी, ये भी सत्य है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 110वां है, हेमकुंड साहिब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा एवं तीर्थ स्थल है, यह सही स्टेटमेंट है। हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, यह भी सत्य है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों। 111वां है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी में आते हैं, सही स्टेटमेंट है। ज्ञानदेव 1271 से 1296 में आते हैं, सही है। एकनाथ 1533 से 1599 में आते हैं, ये भी सही है। और तुकाराम 1598 से 1650 में आते हैं, ये भी सही है। तो इसका सभी सुमेलित है। और दोस्तों इसके बारे में महा कंफ्यूजन होता, बहुत कंफ्यूजन होता, भूल जाते हैं हम लोग। तो इसके बारे में एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है। एनजीटी हम लोग सुने हैं ना, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में एक सांविधिक निकाय है, ठीक। ये तो यहां पर ई लगा दीजिए या ए लगा दीजिए। तो एन से नामदेव पहले आए, जी से ज्ञानदेव उसके बाद में आए, ई या ए से एकनाथ आए और टी से तुकाराम आए। इतना अगर हमको याद हो गया तो मिलान का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा हम लोगों का, इसके संबंध में कभी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान देनी है। 112वां है, निम्नलिखित में से मुगल काल में निसार क्या था दोस्तों? निसार क्या था? निसार एक प्रकार का सिक्का था दोस्तों, ठीक है। तो निसार एक प्रकार का सिक्का था और ये जहांगीर के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। 113वां, मीना बाजार की शुरुआत किसने की थी? तो मीना बाजार की शुरुआत दोस्तों हुमायूं ने की थी दोस्तों, ठीक है। और ये मीना बाजार जो था ये राजमहल के प्रांगण में लगता था और यहाँ पर बादशाह जाते थे और दरबार के जो दरबारी थे वो जाते थे बाजार में और उनके घर वाले जाते थे यहाँ पर खरीदारी बिक्री करने, जो भी करते थे, ठीक है। तो ये जाते थे, ठीक। 114वां, शाह आलम दुत्ती ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी? तो शाह आलम दुत्ती ने मराठों के सहयोग से गद्दी प्राप्त की थी। कथन कारण वाला 115वां है, 5 तमिल महाकाव्यों में इलांगो आदियाल की रचना शिल्पाधिकारम ने की थी, सत्य है, क्योंकि इसमें नायकी कन्नगी के निर्दोष पति के राजा नेजुडोलियन द्वारा दी गई मृत्यु दंड की कहानी है, सत्य स्टेटमेंट है। और इसकी व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों, डी इसका सही हो जाएगा। 116 बीबी का मकबरा औरंगजेब, बीबी का मकबरा इसे संबंधित कथन बताना है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है, सही है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी की याद में करवाया गया था, सही है। इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, ये भी सही है। तो सभी स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि सही कथन का चयन करना है, तो तीनों इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। 117वां, जामा मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, सत्य स्टेटमेंट है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने करवाया था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो दोनों इसका सही हो जाएगा। 118वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की थी। इसमें शराब, तंबाकू, अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया, यह भी सही स्टेटमेंट है। अभी पहले भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था, यह भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने तमाम लोक कल्याणकारी कार्य किए। शराब तंबाकू पर बैन करवाया, हालांकि तंबाकू इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों के द्वारा ब्राजील से लाया गया था, वो अलग बात है। हालांकि इसने जो है गुरु अर्जुन देव की भी हत्या करवाई थी, वो अलग बात है, वो अलग सेंस में है। लेकिन लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए इसने सोने की जंजीर भी लगवाई थी, न्याय प्रदान करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक उदार शासक भी कहा जाता है। 119वां, उरैयूर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चोलों की राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर नगर था, सत्य स्टेटमेंट है। यह अपने विदेश व्यापार में सूती वस्त्र को लेकर काफी प्रसिद्ध था, उरैयूर सूती वस्त्र के लिए काफी प्रसिद्ध था, यह भी सही स्टेटमेंट है। और इसके दोनों सही हो जाएंगे। 120वां है, निम्नलिखित में से मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मुगलों का कब्रिस्तान दोस्तों हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है, क्योंकि हुमायूं के मकबरे में ही बहुत सारे जो मुगल बादशाह बाद में हुए, जैसे बहादुर शाह जफर तो रंगून में, बहादुर शाह जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था उसको, और अनेक शासकों को हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया था दोस्तों, उसी के प्रांगण में ही, ठीक है। तो इसीलिए हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कथनों पर विचार करना, वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, गलत बात है, लेकिन इन्होंने इसमें सही आंसर दिया है इसको।
ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन्होंने कृष्ण देव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, सही है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कथन 2 और कथन 3 सत्य हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 122वां मिलान करना है। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, सही है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी, सही है। जौनपुर का लाल दरवाजा मंदिर हुसैन शाह सरकी ने नहीं करवाया था दोस्तों, मोहम्मद शाह ने करवाया था। ठीक है, अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं और पहले में देख चुके हैं, ये भी गलत है। और हुसैन शाह सरकी ने दोस्तों किसका, जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था हुसैन शाह सरकी ने, लेकिन जो जौनपुर का लाल दरवाजा मस्जिद है वो मोहम्मद शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और आगरा का दीवाने खां शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 123वां उत्तर प्रदेश में बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाबर को अपने प्रारंभिक दिनों में ही गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर और कन्नौज में अफगानों से प्रतिरोध मिला, सही बात है। अफगानों को समाप्त करने के उद्देश्य से 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हराया, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 124वां निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर बाबर ने उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो अवध और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। 1526 में जो बाबर था उसने तुलगुमा युद्ध नीति अपनाई थी, ठीक है, और तोपखानों का प्रयोग किया था। और दूसरे युद्ध में राणा सांगा से संबंधित जो खानवा का युद्ध था, बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें। युद्ध के पहले इसने जिहाद का नारा दिया था अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए, और जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। 125वां निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो औरंगजेब जाना जाता है। 126 है, निम्नलिखित में से जदुनाथ सरकार की पुस्तक का नाम क्या है, तो जदुनाथ सरकार की पुस्तक का नाम मुगल साम्राज्य का पतन है दोस्तों। ठीक है, 127वां मिलान करना नाम और उनके उपनाम। आलमगीर दुत्ती का नाम अजीजुद्दीन होता है, सही है। शाह आलम दुत्ती का नाम दोस्तों अली गौहर होता है, ये भी सही है। जहांगीर का सलीम होता है, ये भी सही है। और शाहजहां का खुर्रम होता है, ये भी सही है। तो इसका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। ठीक, 128वां है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं उत्तर प्रदेश में कहां का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। और इल्तुतमिश भी बदायूं का गवर्नर था गद्दी पर बैठने से पहले। 129वां पुस्तकें और लेखक बताना है। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी, सत्य है। तारीख ए हिंद मीर मोहम्मद ने लिखी थी, सत्य है। पादशाहनामा मोहम्मद वारिस ने लिखी थी, सत्य है। और जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखी थी, ये भी सत्य है। तो सभी सुमेलित हैं। तो 30वां चक्रा स्वामी का मंदिर मध्यकाल भारत में किस राज्य में स्थित है, तो चक्रा स्वामी का मंदिर दोस्तों थानेश्वर में स्थित है। ठीक है, थानेश्वर में स्थित है। और महमूद गजनवी ने इसको लूट लिया था। और थानेश्वर को जब महमूद गजनवी ने लूटा ना, तो बहुत आश्चर्य हो गया था, इतना आश्चर्य में पड़ा था। उसका कारण क्या था कि जब ये मंदिर को लूटा था, चक्रा स्वामी मंदिर को, जो थानेश्वर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, किसी ने विरोध नहीं किया था। ना वहां के पुजारियों ने विरोध किया, न वहां की जनता ने विरोध किया, न वहां के अगल बगल के स्थानीय शासकों ने विरोध किया, किसी ने नहीं विरोध किया था। तो दैट्स वाई द मोहम्मद जो महमूद गजनवी थे, ही वाज मच कंफ्यूज्ड एंड मच सरप्राइज्ड, है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान देना है। 131वां है, निम्नलिखित में से किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना, तो इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना था उसने बुलजले हेग ने माना था दोस्तों। ठीक है, 132वां है, दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी, हनीफा पंथी के सिद्धांतों पर आधारित थी दोस्तों। ठीक है, हनीफा पंथी के तहत कराधान की नीति के तहत वित्तीय नीति दिल्ली सल्तनत के जो मुसलमान शासक थे उनके द्वारा लागू की जाती थी दोस्तों। ठीक है, 133वां, कश्मीर के लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो जो कश्मीर के लोहार वंश थे उसकी स्थापना राजा संग्राम ने किया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। 134वां है, शेर शाह ने ग्राम प्रशासन में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना है, तो निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था शेर शाह के ग्राम प्रशासन के लिए, दोस्तों जो ग्रामीण प्रशासन का दायित्व किसके पास था, मुकद्दम के पास था दोस्तों। ठीक है, और पटवारी जैसे भूमि और लेखपाल होते हैं ना आजकल, वैसे भूमि उपज का ब्यौरा रखता था उस समय पटवारी। 135 है, सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था, तो परगना का मुख्य अधिकारी दोस्तों आमिल होता था दोस्तों। ठीक,
136 है, निम्नलिखित में से किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा? इल्तुतमिश ने रखा था। 137वां है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें पहला स्थान किसका है? फिनलैंड का है और भारत का स्थान 126वां है। ठीक है। 138वां है, सुर्खियों में रहे खर्राई ऊंट का संदर्भ निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। खर्राई ऊंट से संबंधित, यह पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के नमक दलदल में पाए जाने वाला ऊंटों की एक दुर्लभ नस्ल है। गलत है, ये कच्छ के रन में पाया जाता है। ठीक है, ये गलत है, तो पहला गलत हो जाएगा। वे अपने चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैर कर सकते हैं, यहां तक कि गहरे पानी में भी, और ज्यादातर मैंग्रोव खाते हैं। ये सत्य स्टेटमेंट है, तो इसका केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है। 139 है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गलत है, इसका जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यह ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। यह सत्य है, तो केवल 2 इसका सत्य हो जाएगा। 140वां, नई पेंशन योजना एनपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% है। यह गलत है, ये तो ओल्ड पेंशन स्कीम में था कि यदि कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके जो आखिरी महीने की पेंशन है उसकी आधी उसको सैलरी मिलेगी। ये पुरानी पेंशन का है। एनपीएस एक सहभागी योजना है जहां कर्मचारी अपनी पेंशन राशि को अपने वेतन से सरकार के समान अंशदान करते हैं। यह सही स्टेटमेंट है, केवल 2 इसका सही हो जाएगा। ITR 00693 हाल ही में समाचारों में देखा गया था। यह क्या था? यह एक जीवाणुरोधी अणु है जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब सारथी के संदर्भ में, ATL इसको कहा जाता है, अटल टिंकरिंग लैब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अटल टिंकरिंग लैब्स के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा है। सही स्टेटमेंट है। यह क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। यह भी सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मिशन सहभागी का उद्देश्य है? तो मिशन सहभागी का उद्देश्य दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्र भूमियों के नेटवर्कों का प्रबंधन करना, यह मिशन सहभागी का उद्देश्य है। LTT लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन तकनीक हाल ही में खबरों में देखी गई। यह क्या है? यह समुद्री पानी से, लवणों से छान करके पानी, पीने योग्य पानी बनाने की तकनीक है। तो समुद्री जल को पेयजल में बदलने की तकनीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 145वां, हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया एक मंच है। सही है, और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। यह गलत है, यह गुजरात यूनिवर्सिटी की एक स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल है, उसके द्वारा शुरू किया गया है। तो सेकंड गलत हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा केवल। 146 हॉर्स शू क्रैब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हॉर्स शू केकड़े मृत एवं सड़े हुए पदार्थों का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। यह सही स्टेटमेंट है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 से संबंधित है, तो ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो क्या कह रहा है? विचार करना है कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो दोनों स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। 147 तक पीएम मित्र पार्क, पीएम मित्रा, MITRA, इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार करना है। सही बात है। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड साइटों के वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर योजना के लिए स्थलों का चयन चुनौती पद्धति द्वारा किया जाएगा। यह भी सही स्टेटमेंट है। यह योजना कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। यह भी सही स्टेटमेंट है, तो इसका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्सटाइल, RA से कुछ है याद नहीं आ रहा है, तो टेक्सटाइल, T से टेक्सटाइल करके याद कर सकते हैं आप लोग, इसका अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। 148 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया स्टारबेरी सेंस किससे संबंधित है? तो स्टारबेरी सेंस दोस्तों अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। ठीक है। 149 मार्च 2023 में प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में से निम्न कथनों पर विचार करना है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिया जाता है। सही है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री
से सम्मानित किया जाता है, जबकि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। सत्य है। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। गलत है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर दिया जाता है। तो सी गलत हो जाएगा, तो केवल सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। 150वां भोपाल के 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? कोई नहीं किया था, द्रौपदी मुर्मू ने किया था इसका। ठीक है, हाँ, द्रौपदी मुर्मू ने इसका किया था दोस्तों। तो इसका द्रौपदी मुर्मू आंसर हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेलिंग के साथ, बिना किसी फर्जी की बात करते हुए, एग्जाम ओरिएंटेड सेशन को बैकग्राउंड कवर करते हुए बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। ये इसका पीडीएफ है। इसका पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर, जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। इसको जो है मिडिवल हिस्ट्री पूरी कवर हो गई है लगभग। आप लोग इसको जरूर देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा, कई बार करिएगा, और नहीं जो चीजें पता होंगी उसको अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।